गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप हमारे YouTube चैनल पर इंग्लिश की लगातार क्लासेस पढ़ रहे हैं और उन इंग्लिश की क्लासेस के चलते ही आपके सामने ये इंग्लिश स्पोकन के, इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर लगातार आपके तक पहुंच रहे हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं किया है, और वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रह करें ताकि उन तक भी ये शिक्षा का ज्ञान जा सके। सब बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि वो सब बच्चे अपने अपने घर पर बिल्कुल एक्यूरेट सही होंगे। और आज चलते हैं, आज का हमारा जो लेसन है वो है इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। तो बच्चों ये इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, इन सब का प्रयोग कब और कहाँ होता है? इससे पहले की वीडियो में हमने जो पढ़ा है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, उनका यूज़ आप उन वीडियोज़ में जाके देखेंगे कब और कहाँ है। एक बात और विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप सोचते हैं कि हमारी वीडियो थोड़ा लेंथी होती है, आप लेंथी की परवाह ना करें। रिचार्ज आप सब करवाते ही हैं, वीडियोज़ आप अन्य वीडियो देखते ही हैं, लेकिन जब आप क्लोज सारी वीडियो देखेंगे तभी आप उसकी गहराई तक जा पाएंगे। मैं ग्रामर के अनुसार आपको स्पोकन पे लेना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्पीकिंग करें तो ग्रामर के माध्यम से करें। इंग्लिश ग्रामर को लेकर अगर आप पढ़ेंगे, वीडियोज़ को देखेंगे तो आपका सही स्पोकन हो पाएगा। तो सेम इज़ टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है? कर इनका प्रयोग यह बताने के लिए कि सब्जेक्ट को सामान्य दशा में क्या करना होता है या क्या नहीं करना होता है। अब सामान्य दशा, कैसी दशा? सामान्य दशा यानी कि नॉर्मल कंडीशन। अब उसमें क्या करना है? आपने कहा सर मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ। आपका सेंटेंस है मैं पढ़ने जाता हूँ, मुझे पढ़ने जाना पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ मजबूरी है, बोले मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, मुझे पढ़ने जाना पड़ता है। सर मुझे पढ़ने जाना है। आप कहिए सर मुझे पढ़ने जाना है, तो देखो यहाँ भी दबाव है। उसी बात को दोबारा रिपीट कीजिए, सर मुझे पढ़ने जाना है, सर मुझे खेलने जाना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी थी, मुझे उससे मिलने जाना था। नॉर्मल सेंस, सामान्य कंडीशंस में आप इनका प्रयोग करेंगे। और जब दबाव वाली कंडीशन आती है, मजबूरी वाली कंडीशन आती है, तब आप यूज़ करते हैं हैज़ टू, हैव टू का। तो बच्चों ऐसी कंडीशंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों बहुत ही इसमें खास बात देखने वाली आपकी रहेगी। और जब आपको कहता हूँ मैं बार बार की वीडियो को पूरी देखें और गहराई से समझने की कोशिश भी करें कि सर इज टू, एम टू, वाज टू, वर टू, इन सब के बाद हमने अभी तक वर्ब में आईएनजी पढ़ा है, इसके बाद भी वर्ब में आईएनजी आता है, या पैसिव वॉइस में जाएं तो थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा आईएनजी और थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई? क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस हम बना रहे हैं, ना तो ये पैसिव वॉइस हैं ना ही कंटिन्यूअस हैं। और टू क्यों आ रहा है? आपका क्वेश्चन है सर फिर टू क्यों आता है? तो ध्यान देते रहिएगा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और बिल्कुल एक एक बात पे गौर करना। मैं आपको वही लाना चाह रहा हूँ कि जो सवाल है कि सर टू क्यों आता है, टू का यूज़ क्यों किया जाता है। देखो बच्चे, जब भी वर्ब के अंत में ना आ जाए, क्या आ जाए? ना। इसके अंत में ना आ रहा है, इसके अंत में ना आ रहा है, इसके अंत में ना आ रहा है, इसके अंत में ना आ रहा है। या ध्यान दें, जब भी हमारा कुछ भी करने का पर्पस होता है या हमारा कुछ भी करने का उद्देश्य होता है, उस बात को लिखने से पहले हम क्या करते हैं? ये टू लिखते हैं और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। या हर एक सेंटेंस में ऐसी ही बात हुई है कि हमारा कुछ भी करने का कोई ना कोई उद्देश्य है, और वो कैसी कंडीशंस में है? नॉर्मल कंडीशन में है, सामान्य दशा में है। मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, आई एम, देख लीजिए एम लिख दिया। अब वर्ब के अंत में क्या है? ना ने नहीं है। अगर होता मैं बाजार जा रहा हूँ तो वहाँ ना ने नहीं आता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस सेंटेंस है या कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब वर्ब के अंत में ना ने नहीं आ रहा है, इसी वर्ब को लिखने से पहले हमने लगा दिया टू। आम टू गो टू मार्केट, हमें पढ़ने जाना है, हमें
तो हमें इंग्लिश हो जाएगी वी, ज़्यादा के लिए आर आता है, वी आर टू गो टू स्टडी। तो ध्यान दें बच्चे, यहाँ भी टू था, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ भी टू था, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आई, और दोनों ही वर्ब के अंत में ना है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है। इसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है ग्रामर में? इन्फिनिटिव। राम को खाना खाना है, राम को खाना खाना है, तो किसको खाना खाना है? राम को। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? राम। राम एक वचन है, इज, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर। राम इज टू टेक फूड, राम इज टू टेक फूड। उन्हें खेलने जाना था। अब बात मैंने भूतकाल की करी है, पास्ट की करी है। उन्हें यानी कि वो लोग ज़्यादा हैं, उन्हें की इंग्लिश दे हो जाएगी, दे वर टू गो टू प्ले। उन्हें खेलने जाना था। मुझे अपना कार्य स्वयं करना था, आई वाज टू डू माई वर्क माई सेल्फ। माता जी को अपना कार्य स्वयं करना था, मदर वाज टू डू हर वर्क हर सेल्फ। ज़्यादा है तो उन्हें खेलने जाना था, तो वर आएगा, एक वचन है तो वाज आएगा। ध्यान देंगे सिंगुलर प्लूरल का ध्यान देंगे। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ और आई के साथ वाज, और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स वो थे आपके सिंपल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस थे। जैसे आप लोग टेंस पढ़ चुके होते हो, जिस बच्चे ने टेंस अच्छे से पढ़े होते हैं वही समझ पाएगा कि सेंटेंसेस को जोड़ते कैसे हैं। अगर आपके सामने कोई लंबा सेंटेंस आ जाए तो फिर आप सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाक्य कहाँ से आया, ये वाक्य कहाँ से आया, वो वाक्य कहाँ से आया। ध्यान दें, अगर आपकी ग्रामर में टेंसेस का चैप्टर कमज़ोर है तो प्लीज़ आप जाएं और एक बार सारे टेंस जरूर पढ़ें। सारे टेंस पढ़ने के बाद ही आप इन वीडियोस पे आएँ, चाहे वो सेंटेंस आपने मेरी वीडियो से पढ़े हैं, चाहे वो किसी अन्य टीचर्स की वीडियो से पढ़े हैं, लेकिन टेंसेस आपको आने चाहिए, तभी आप ग्रामर की ट्रांसलेशन को अच्छा कर पाएंगे। अब देखो, जैसे आपका एक सेंटेंस है, मेरे पिताजी बाजार से आ रहे हैं और मुझे उन्हें लेने जाना है। क्लियर हो गया? देखो, मेरे पिताजी बाजार से आ रहे हैं। अगर आपको टेंस आते हैं आप समझ जाएंगे भी कौन से टेंस की बात हुई है। बीच में कनेक्टर है, यानी कि दो वाक्य को जोड़ रहे हैं। दो वाक्य को जोड़ने वाले को कनेक्टर भी कहते हैं और दो वाक्य को जोड़ने वाले को कंजक्शन भी कहते हैं। तो हम एंड से जोड़ रहे हैं, दो वाक्य अलग अलग हैं। मेरे पिताजी बाजार से आ रहे हैं, आप टेंस पहचाने और बनाएं। माय फादर इज कमिंग। कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से। जब भी कोई कहीं पर जाता है उससे पहले वो जगह आती है। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो आप जा कहाँ रहे हैं? बाजार। अगर आप कहीं जाते हैं उस नाउन से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे, और यदि आप कहीं से वापस आते हैं उस नाउन से, उस जगह से, उस प्लेस से अगर आप हट रहे हैं, उस कंडीशन में आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। यानी कि कहाँ से आ रहे हैं? वो बाजार गए थे, पहले वो जा रहे थे गोइंग टू मार्केट, अब वो आ रहे हैं कमिंग फ्रॉम मार्केट। जाने के लिए टू और आने के लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। कमिंग फ्रॉम मार्केट एंड आई एम टू टेक हिम। तो बच्चों ध्यान देना, यह जो उन्हें शब्द आया है, ये उन्हें शब्द देखने के लिए बहुवचन है कि उन्हें, किन्हें, यानी कि उन्हें। तो यहाँ लेकिन उन्हें शब्द किसके लिए आया है? इन पिताजी के लिए आया है।
तो पिताजी एक वचन है, एक वचन सिंगुलर का जब ऑब्जेक्ट आता है तो वो हिम होता है। अगर यहाँ पर ये लोग ज़्यादा होते तो फिर इनका ऑब्जेक्ट ये देम हो जाता। अब यहाँ पर एक वचन की बात हुई है, इस उन्हें की इंग्लिश हो जाएगी हिम। और सेंटेंस आप देख ले एक आध। कक्षा अध्यापक कक्षा में पढ़ाने आ गए हैं और हमें पढ़ने जाना है। यानी कि वो आ गए हैं, सामान्य बात है कि जब कक्षा अध्यापक आ गए हैं तो हमें पढ़ने जाना है। आपके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं, जाओ मुझे पढ़ने जाना पड़ता है। तो जब इतनी मजबूरी वाला बात नहीं है यहाँ पर कि हमें पढ़ने जाना पड़ता है, हमें जाना है क्योंकि अध्यापक आ गए, हमें जाना है। ठीक है, यानी कि घर पे पिताजी आ गए हैं, मुझे जाना है, मैं जाऊँ। मुझे ये काम करना है, मैं करूँ, करना है, सिंपल। तो आ गए हैं बच्चों, बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, टेंस को लेके चल रहा हूँ। आप टेंस जरूर पढ़ेंगे। अब आप पहचान लें कौन सा टेंस है। अगर आपने टेंस पहचान लिया होगा तो आप तुरंत इसकी ट्रांसलेट कर देंगे। नेक्स्ट वाला तो चैप्टर आपका चल ही रहा है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को देखिए। कक्षा अध्यापक आ गए हैं यानी कि उनके आने का काम खत्म, लेकिन हुआ क्या है, वो वर्तमान में हुआ है। जब कोई काम खत्म हुआ होता है लेकिन हुआ वर्तमान में होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब ध्यान दें, the class teacher has come to teach, पढ़ाने के लिए आ गए हैं। एंड हमें पढ़ने जाना है, ये वाला चैप्टर है, हमें पढ़ने जाना है। वी आर टू गो टू स्टडी, हमें पढ़ने जाना है। क्लियर हो गया। इस प्रकार आप दो दो तीन तीन वाक्य जो भी होंगे टेंस के अनुसार या और मॉडल्स के अनुसार या अन्य चैप्टर के अनुसार, हर चैप्टर को आप सोचिए मुझे जोड़ के कैसे लंबे लंबे सेंटेंस बनाने हैं, और हर वाक्य को ये सोचा करें कि मुझे इसे बोलना कैसे है। जब आप बोलेंगे, अटकेंगे, बार बार देखेंगे, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस का है। मैं उनके आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल दूंगा, और बाकी जो वाक्य अफर्मेटिव के थे उनको आप सभी को नेगेटिव में चेंज करके बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हैं, इन दोनों को मैं एक साथ ही बनाऊंगा। इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा, नेगेटिव में नाम जवाब दिया जाएगा कि किसी को क्या करना था, क्या नहीं करना था, या क्या नहीं करना है। और इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, क्या आपको वहाँ जाना है, इस कंडीशंस में आपके सवाल रहेंगे और उसका जवाब आप हाँ ना में देते हैं। देखते रहिए, मैं सेंटेंस 1 बाय 1 बनाता हूँ। जो रूल रहेगा आपका, इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं बोले आप। तो ये इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए और ये वाज, वर पास्ट के लिए। तो ये इंटेरोगेटिव का रूल है। और जो नेगेटिव का रूल रहेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस, बच्चों इन सबको जितने भी ये वर्ड लिखे हैं मैंने, इज, एम, आर, वाज, इनको मैं एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दे बच्चे, जितने भी ये वर्ड लिखे थे इन सबको आप हेल्पिंग वर्ब या इज, एम, आर, वाज, वर के रूप से जानते हैं, या आप इसको यूं लिख दीजिए बी। ध्यान आ जाएगा आपको कि मैंने जो बी की क्रियाएं बताई थी, बी के डुप्लीकेट रूप बताए थे, इज, एम, आर, वाज, वर सब बताए थे, ये बी की ही रूप है। अगर आपको यहाँ बी लिखा हो और बी के बाद टू लगा हो तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर आपको इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी ही भरना है, क्योंकि टू लगाए बाद में। देखें, राम को पढ़ने नहीं जाना है, राम is not to go to study। अगर यहाँ तो राम को पढ़ने नहीं जाना था, अगर ये पास्ट में होता
तब आप लगाते राम वॉज नॉट टू गो टू स्टडी। क्लियर है, ये नेगेटिव का रूल है। और इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्या आपको यह कार्य करना है या क्या आपको यह कार्य करना था। क्या आपको, ध्यान दें, जो आप होता है यू के संग हमेशा आर आता है क्योंकि वो बहुवचन है। आप लगाएंगे आर यू टू डू दिस वर्क। और पास्ट में आप बनाएंगे वर यू टू डू दिस वर्क। सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखेंगे, ये आप बहुवचन है इसलिए आर आया है। पास्ट में भी आर, इसके साथ वर आ जाएगा। सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर। ये यू को बहुवचन माना है इसलिए वर का यूज किया है। और भी एक आध आप सेंटेंस देख लें, क्या उस लड़के को क्रिकेट खेलने जाना है। क्या उस लड़के को क्रिकेट खेलने जाना था। उस लड़के को, उस, अब ध्यान दें, उस यानी कि वो दूर है, आप इसके लिए दैट लगाएंगे। अगर यहाँ पर बच्चे होता इस लड़के को, तब आप दिस लगाते हैं, दिस बॉय। अब ये दूर है तो दैट बॉय का प्रयोग करेंगे। इज दैट बॉय टू गो टू प्ले। तो देखो ये दो वर्ब हैं, एक खेलना और एक जाना। जब भी दो वर्ब एक साथ आती हैं बीच में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है। तो ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर था इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। तो इसी प्रकार आपके सारे चैप्टर चल रहे हैं। नई वीडियो भी आपके सामने आती रहेंगी, सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ा रहे हैं। और सारे बच्चे ज़रूर सारी वीडियो को देखा करें और देखने के साथ साथ प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाला हर जो भी मटेरियल्स है इंग्लिश ग्रामर का है, अगर बच्चों ध्यान दें, आप जुड़े रहें इसके साथ, तो यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत ब्रॉड है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ताकि आपके पास हर मटेरियल ट्रांसलेशन, जिस बच्चे को ट्रांसलेशन करनी आ गई, जिस बच्चे को हिंदी से इंग्लिश बनानी आ गई, वो बच्चा अच्छे से बोल सकेगा। इंग्लिश स्पीकिंग का बेहतर तरीका यही है कि आप ट्रांसलेट करना सीखें। ये ना सोचें कि मैंने फटाफट 3 टेंस इकट्ठे पढ़ लूँ और फटाफट इंग्लिश आ जाएगी, या फटाफट 10 दिन में इंग्लिश सीख जाऊँ। 10 दिन में नहीं, आपको थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आपके 3 महीने लग जाएं, चाहे 4 लग जाएं, चाहे 2 लग जाएं, वो फिर आपके माइंड पे डिपेंड करता है कितनी फास्टली आप पढ़ते हैं। काम दें और उसे चेक करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि मेरी गलतियाँ क्या आ रही हैं। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स।